हेलो गाइस, दिस इज खुशबू है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमने लास्ट वीडियो में क्या करा था, इसका परिचय पाठ। अब क्या एक प्रश्नावली 5.1। अगर आप में से किसी ने परिचय पाठ ना हो देखा हो तो आप उसको एक बार जरूर देख ले, क्योंकि अगर आप उसको देख लेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपके लिए इजी हो जाएगा बहुत बताना, क्योंकि आपको सारे पॉइंट्स जो होंगे उसके पता होंगे। ओके, तो मैं आपको आई बटन में इसका लिंक दे दूंगी, आप देख लेना। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं प्रश्न 1 क्या है हमारा। सत्य व असत्य कारण सहित बताइए। इसमें हमें सत्य और असत्य बताना है और उसका क्या करना है, कारण भी लिखना है। तो फर्स्ट देखते हैं, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। आपसे कहा गया है अगर क्या है कि बिंदु, पहले मैं क्या करूंगी, इसको सबको समझा दूंगी और इसके बाद में इसके सारे कारण एक साथ लिख के दिखा दूंगी। ओके, तो अगर एक ये क्या है बिंदु, तो इसमें कहा गया है एक ही बिंदु से क्या एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक रेखा हमने इस तरीके से खींच दी तो नहीं, क्योंकि एक बिंदु से हम बहुत सारी रेखा खींच सकते हैं। एक ये भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, कि एक ही बिंदु से कितनी सारी रेखाएं हो गई। तो ये क्या आ जाएगा, असत्य। तो आपको इसमें कारण क्या लिखना है, एक बिंदु से होकर बहुत सारी भिन्न भिन्न रेखाएं खींची जा सकती है। अगर आपसे नहीं लिखना आएगा तो इसको रफ करने के बाद में इसका सारे कारण एक साथ लिख दूंगी। तो सेकंड देखते हैं, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। अब कहा गया है कि अगर दो बिंदु हैं इस तरीके से, तो इस अगर दो बिंदु से हम क्या कर सकते हैं, असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं? नहीं, क्योंकि दो बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन खींच जा सकती है। क्या आप इससे और लाइन खींच सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर आप इधर बढ़ाएंगे इसको तो यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है और हमें कहा गया है बिंदुओं को लेकर ही लाइन खींचनी है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, असत्य। थर्ड है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो इसमें क्या होगा, सत्य। सत्य क्यों आएगा, क्योंकि आपने अगर परिचय पाठ पढ़ा होगा तो क्या होगा, आपको पता होगा कि अगर जो शांत लाइन होती है उसको हम, अगर ये इस तरीके से शांत लाइन है दो बिंदु से, तो इसको इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा, सत्य होगा। फोर्थ देखते हैं, यदि दो वृत्त क्या है, बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होगी। सत्य क्यों, क्योंकि अगर इस तरीके से दो वृत्त है और अगर दोनों क्या है ये बराबर है तो इनकी त्रिज्याएं बराबर होगी, तभी तो ये बराबर होंगे, क्योंकि त्रिज्याओं को लेकर ही तो हम वृत्त को खींचते हैं। तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा सत्य। अब देखते हैं फिफ्थ, आकृति में यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। तो क्या होगा इसमें, ए बी क्या पी क्यू के बराबर और ये पी क्यू एक्स वाई के बराबर है। जब दो चीजें सेम हो और जो इनके इक्वल में होता है तो वो क्या होता है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये भी क्या यूक्लिड की अवधारणा में है, तो इसीलिए ये भी क्या होगा, सत्य होगा। इन सब के कारण मैं आपको अभी लिख के एक साथ दिखा देती हूँ। ओके, अब ये क्या हमारे सारे इनके कारण है। पहले में क्या था हमारा, एक बिंदु से होकर क्या हम एक ही रेखा खींच सकते थे, तो वो क्या था हमारा, असत्य। तो इसलिए इसमें क्या लिखा हमने, विभिन्न दिशाओं में असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है, क्योंकि हमने अभी देखा था एक बिंदु से कितनी सारी रेखाएं खींची गई थी। सेकेंड भी वैसे ही है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है, तो हमने क्या इसमें लिखा था, असत्य। तो इसलिए ये क्या हो गया, इसका कारण। अब थर्ड में मैंने कारण क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें आपको बस ये लिखना है, यूक्लिड की अभिवृत्ति के अनुसार हम क्या करते हैं, शांत रेखा में दोनों तरफ अनिश्चित रेखा बढ़ा सकते हैं। तो वो आपको क्वेश्चन में से लिखना है तो लिख लेना, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। फोर्थ देखते हैं, यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी, क्योंकि उनके क्षेत्रफल बराबर है तो त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। फिफ्थ क्या था हमारा, फिफ्थ था हमारी यूक्लिड की अभिवृत्ति के अनुसार अगर दो वस्तुओं क्या होती है, बराबर, तो वो एक दूसरे के क्या होती है, बराबर। ये इसका रीजन हो गया। ओके, अब क्या हमारा प्रश्न 2 में क्या कहा गया, हमें परिभाषा लिखनी है इनकी। तो पहली परिभाषा किसकी लिखनी थी, समांतर रेखा की, दूसरी लंब रेखा की, तीसरी रेखाखंड और चौथी वृत्त की त्रिज्या और पांचवी वर्ग। इन पांचों की क्या करनी थी, हमें परिभाषा लिखनी थी। तो पहली परिभाषा देखते हैं, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कौन सी होती है, ये तो आपको पता होगा, लेकिन आपको परिभाषा कैसे लिखनी है वो आपको देखना है।
देखते हैं, दो सीधी रेखाएं जिनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो, यानी कि दो सीधी रेखाएं हैं ये, इनमें क्या है, एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ मतलब ऐसे होता, अगर ये दो रेखा खींचते हम, इन दोनों का कोई सिमिलर पॉइंट यानी कि एक जैसा पॉइंट, अगर ये पॉइंट इस पे है तो इस पे भी आता, तो उसको बोलते हैं हम उभयनिष्ठ। अब ये इसके पॉइंट अलग है, इसके पॉइंट अलग है, तो ये क्या होगा, हमारा आपस में समांतर होगा। ओके, सेकंड देखते हैं, लंब रेखाएं कौन सी होती है। अगर एक ये क्या रेखा है, इसके ऊपर अगर हम इस तरीके से एक और रेखा खींचे और ये क्या बन जाए हमारा 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया हमारा लंब रेखा। ये वाली जो रेखा होगी इस पे लंब रेखा बोलेंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, दो रेखाओं में से यदि एक रेखा दूसरी पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये एक रेखा हो गई, ये दूसरी रेखा ने इस पे क्या बना दिया 90 डिग्री का कोण, तो ये क्या हो गई हमारी लंब रेखा। तीसरा देखते हैं, रेखाखंड क्या होता है हमारा, वह सीधी रेखा जिसके दोनों सिरे क्या हो, बिंदु हो। जैसे कि एक रेखा है और यहाँ पे क्या बना दिया हमने, इसके दो सिरे क्या बना दिए और ये दोनों ही सिरे क्या है, बिंदु है, तो ये क्या हो गया हमारा रेखाखंड। रेखाखंड कैसा होगा, दो पॉइंट होंगे, दो पॉइंटों को लेके एक रेखा खींचेंगे, उसको हम बोलेंगे रेखाखंड। फोर्थ है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कौन सी होती है, ये वृत्त, ये क्या हो गया इसका केंद्र, केंद्र से लेके वृत्त तक जो खींची गई रेखा होगी वो क्या होगा हमारा इसकी त्रिज्या। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त तक खींचा गया रेखाखंड क्या कहलाएगा हमारा, वृत्त की त्रिज्या। ओके, अब फिर देखते हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है हमारा, इस तरीके से होता है। इसमें क्या होगा, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी रेखाएं बराबर हो और सभी कोण क्या हो, समकोण, यानी कि ये जो है इसकी साइड्स, यानी कि सभी भुजाएं, ये अगर 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये चारों क्या होंगी, बराबर होंगी। और जो सभी कोण होंगे, यानी कि ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वर्ग बन जाएगा। समकोण का मीन्स होता है अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो। ओके, तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। प्रश्न 4 क्या हमारा, यदि दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु क्या C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC, तो सिद्ध करें AC बराबर 1/2 AB। एक आकृति खींचकर स्पष्ट करें। यह हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हमें क्या करना है, पहले आकृति खींचते हैं इस तरीके से। अगर ये क्या है A और ये क्या है B और AB के बीच क्या एक बिंदु C भी है, तो हम यहाँ पे बीचों बीच एक बिंदु को लेंगे C। तो हमें क्या गिवन है, AC बराबर BC, यानी कि ये जो लाइन है किसके बराबर है, इस BC के बराबर। तो क्या लिखेंगे, दिया है। इसे प्रूफ करने के लिए हमें पहले ये लेना होगा AC बराबर BC। तो जब आपको सिद्ध करना हो तो आपको आंसर तो हमेशा पता रहेगा, और जब जैसे भी प्रूफ करके आए वैसे ही आपको यहाँ पर लिखते चले जाना है। ओके, ये आपको मेमोराइज नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस की कई बार। ओके, तो अगर हम इन दोनों में क्या कर दें, AC को प्लस कर दें, BC प्लस AC। अगर हम AC प्लस करेंगे तो इस साइड भी करेंगे, उस साइड भी करेंगे, क्योंकि हमने यूक्लिड की अभिधारणा में पढ़ा था। तो ये क्या हो जाएगा, AC और AC 2AC, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये BC प्लस AC, तो BC प्लस AC। अब इसको सेम लिखना, BC और ये AC। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दे तो ये किसके बराबर आएगा, ये इसका छोटा पार्ट x/2 मान लेते हैं, ये x/2। अगर पूरे को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो यानी कि AC इस छोटे पार्ट को इस छोटे पार्ट को जोड़ेंगे तो ये दो बड़ा पार्ट निकल के आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा AB। तो अब AC है ये, अगर ये 2 मल्टीप्लाई में इक्वल से इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 1/2 AB। यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। लेकिन इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है, जो हमने ये लाइन लिखी और ये लाइन लिखी, इसका हमें यहाँ पे कारण भी बताना है कि हमने ये ऐसे क्यों किया, यूक्लिड के अनुसार इस तरीके से इसमें लिख के दिखाना है। ओके, तो ये क्या आ गया हमारे इसके कारण। कैसे, जब हमने ये लाइन लिखी थी तो हमें रिलेट क्या दिख रही थी, क्या थी,
यदि बराबर को बराबर में जोड़ा जाए, यानी कि ये बराबर है और इन दोनों बराबर में जोड़ा जाए तो क्या होगा, पूर्ण भी बराबर होगा। तो ये लाइन यहाँ से आती है। अब ये हमने कैसे किया था, जब मैंने आपको बताया था अगर ये है इसके ऊपर ये रख दिया जाए तो ये इसको ढक लेगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समपाती। तो इसी तरीके से ये वाली लाइन लिखनी है आपको। फिर थर्ड में ये भी एक अवधारणा थी कि एक ही वस्तु के आधे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसमें मैंने आपको ये समीकरण लिख के दिखाई थी परिचय पार्ट में। तो ओके, इसलिए मैंने कहा था आपको परिचय पार्ट देखना बहुत जरूरी है, ये सब आपको वहीं से समझ में आने वाला है। ओके, अब प्रश्न 5 क्या हमारा, प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का क्या था, एक मध्य बिंदु था। ये हमारा प्रश्न 4 में से ही करना है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। अब उसमें क्या दिया गया था हमारा, ये क्या था ए और यहाँ पे क्या है बी और सी क्या है हमारा, एक मध्य बिंदु है। तो इसमें क्या कहा गया, हमें ये दिखाना है कि बस एक लाइन में एक ही मध्य बिंदु होता है। ओके, अब हम इसमें अपनी मर्जी से क्या ले लेंगे, एक पॉइंट डी लेते हैं। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, माना डी ए बी का एक मध्य बिंदु है। अगर डी ए बी का क्या होगा, हमारा मध्य बिंदु होगा, तो ये ए डी किसके बराबर होगा, हमारा डी बी के बराबर। ए डी बराबर डी बी, ये होगी हमारी समीकरण 1। ये तो था हमने अपनी तरफ से लिया, लेकिन प्रश्न के अनुसार क्या है, आप लिखना यहाँ प्रश्नानुसार मध्य बिंदु क्या है हमारा, मध्य बिंदु सी है। अगर मध्य बिंदु सी होगा तो ए सी किसके बराबर होगा, सी बी के। तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी बराबर सी बी, ये हो गई हमारी समीकरण 2। अगर समीकरण 2 को 1 में से माइनस कर दें, 2 में से 1 क्या करें माइनस, तो ये ए सी है, यहाँ पे ए सी माइनस ए डी हो जाएगा और सी बी माइनस डी बी। तो ए सी माइनस ए डी क्या होगा हमारा, इस ए सी में से अगर हम इस पूरे पार्ट में से क्या कर दें, इसको माइनस करें तो यही तो बचेगा हमारा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी सी बराबर, अब फिर से बड़े वाले पार्ट में से क्या करना है, हमें डी बी को माइनस करना है। इस पार्ट से छोटे से अगर हम बड़ा माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस आता है। तो इसमें से अगर हम इस पूरे को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, डी सी, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आएगा, क्योंकि छोटे से हम बड़ा माइनस कर रहे हैं। तो ये डी सी, ये माइनस से इक्वल से इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 0। तो यहाँ पे डी सी और डी सी कितने हो गए, 2DC, 2DC बराबर 0। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। जब 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी कि DC बराबर क्या आ गया, 0। यानी कि ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के संपाती होंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे, D और C बिंदु संपाती है। इस प्रकार एक रेखा का केवल एक मध्य बिंदु होगा। इस तरीके से आपको कॉपी में नोट करना है। ओके, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब प्रश्न 6 क्या हमारा, आकृति में AC बराबर BD। ये हमारी आकृति दी हुई है हमें, इसमें AC क्या है, किसके बराबर है, हमारा BD के। तो सिद्ध करें कि AB बराबर CD होगा, यानी कि AB बराबर क्या होगा हमारा, CD के। तो कैसे सिद्ध करेंगे, जो हमें ऊपर दिया होता वो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे दिया है AC बराबर क्या हमारा, BD के। जब हम क्या करेंगे, इनमें से BC माइनस करेंगे, दोनों में क्या करना है, BC माइनस, क्योंकि हमें अगर AB प्रूफ करना है तो हमें BC माइनस करना होगा, और अगर BC प्रूफ करना होता तो हम AB माइनस करते। ओके, अब जो इधर माइनस किया वो इधर भी माइनस करेंगे। किस रूल से, जो आपने यूक्लिड की अवधारणा पढ़ी थी, अगर बराबर में से
बराबर घटाया जाए तो शेषफल भी क्या होता था, बराबर। ये आपको इस तरीके से लिख के दिखाना है। अब देखते हैं, ये AC है, इस AC में से अगर हम इस BC को माइनस कर दे तो यही तो बचेगा हमारा, तो ये क्या हो गया AB। अब ये क्या BD, BD में से इस पूरे में से इतने को माइनस कर देंगे तो यही तो बचेगा हमारा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CD, और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। ओके, अब क्या हमारा प्रश्न 7 क्या है, यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि वह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित है या नहीं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या जानना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कहा गया है कि जो अभिग्रहित 5 आपने पढ़ा है वो एक सर्वव्यापी सत्य है, अगर है तो किस तरीके से, ये आपको इसमें बताना है। अगर आपने अभी तक अभिग्रहित के बारे में नहीं पढ़ा है कि अभिग्रहित कितने होते हैं और कौन से होते हैं, तो आप इस मेरे प्लेलिस्ट में जाके परिचय वाला पार्ट को पढ़ लेना। ओके, उसमें मैंने सारे अभिग्रहितों के बारे में बताया है, वहीं से इसका सॉल्यूशन भी आएगा। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, हम अभिग्रहित 5 देखेंगे क्या होता है। क्या होता है, पूर्व अपने भाग से बड़ा होता है। कैसे बड़ा होता है, इसका मतलब होता है अगर ये सर्कल है, ये क्या है, एक सर्कल, अगर इसमें से हम इतने पार्ट को क्या कर दें, कट कर दें, यानी कि ये पार्ट यहाँ पे आ गया, तो यही इसमें कहा गया पूर्व जो है अपने बाद वाले पार्ट से क्या होता है, बड़ा होता है हमेशा। ओके, क्योंकि आपने इसी में से काट के निकाला, जब किसी चीज में से कोई कट होके निकलेगा तो वो छोटा ही निकलेगा ना। ऐसे यह एक सार्वभौमिक सत्य होगा, सत्य तो होगा, क्यों होगा सत्य, क्योंकि अगर आपने, चलो ये वृत्त क्या हो गया, अगर हम एक स्क्वायर का एग्जांपल ले ले, वर्ग का, अगर मैं इसमें से इतना पार्ट कट कर दूं तो ये तो अभी भी इससे क्या है, छोटा है ना, तो इसका मतलब ये पूर्व क्या है, ये अपने बाद वाले पार्ट से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। यही आपको लिख के दिखाना है, तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। ओके, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले सकते हैं। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ ना आया तो आप मुझसे क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।